हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है भारत में शिक्षा का उदय एवं विकास। तो आइए इससे संबंधित विषय वस्तु हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें कौन-कौन सा टॉपिक कवर होगा। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि आंग्ल प्राच्य विवाद पढ़ेंगे, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत पढ़ेंगे, वुड का घोषणा पत्र इंपॉर्टेंट है, हंटर शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग का अधिनियम, सैडलर आयोग, द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा, हॉटेग, शिक्षा की वर्धा योजना, सार्जेंट योजना, राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति, आचार्य राममूर्ति समिति, यशपाल समिति और नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परिचय हम बात करेंगे कि भाई शिक्षा की एक परिचय मैं आपको दे दूं। तो सर्वप्रथम भारतीयों को शिक्षा के प्रति अत्यधिक रुचि प्राचीन काल से ही देखा जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि आज शिक्षा के प्रति रुचि हुई है, उस समय भी वेद पुराण वेदांग इत्यादियों से हमको पता चलता है कि उस समय के भी लोग अत्यधिक रुचि रखते थे शिक्षा में। प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम जो था वो गुरुकुल था, आश्रम था, बौद्ध मठ इत्यादि थे। वो एक माध्यम था, उसके माध्यम से लोग पढ़ते थे। और केंद्र प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। मध्यकाल में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए मुगल शासकों द्वारा मदरसों का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? मुगल शासकों के द्वारा। कौन सा? मदरसों का निर्माण किया गया। आधुनिक व पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश इंडिया के शासन काल में हुई है। पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत किसके काल में? ब्रिटिश इंडिया के शासन काल में हुई है। सर्वप्रथम बात करेंगे 1781 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग कोलकाता में मदरसा खुलवाया। और उसमें किस चीज के भाषा के अध्ययन के लिए? फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन के लिए उसने मदरसा कलकत्ता में खुलवाया। प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु कौन सा? भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोग से सर विलियम जोन्स ने भारतीय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो याद रखेंगे। और बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना ब्रिटिश रेजिडेंट डॉक्टर ने की थी, 1791 ईस्वी में की थी। डॉक्टर डंकन, ये डंकन होगा, डंकन ने 1791 ईस्वी में की थी। आइए आगे बात करते हैं और देखते हैं आगे। सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख का अनुदान 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ था। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम कितना? 1 लाख रुपए का अनुदान मिला था 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसमें महत्वपूर्ण विवाद जो हुआ, जो अनुदान मिला, आप ध्यान देंगे कि उसमें महत्वपूर्ण विवाद क्या आया कि शिक्षा नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था क्या होनी चाहिए और शिक्षा प्रणाली, ये एक विवाद था ये अनुदान पर। तो इसके लिए क्या हुआ कि आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ। प्राच्य का अर्थ होता है प्राचीन, विवाद हुआ। इसमें दो दलों के मध्य विवाद था। एक दल आंग्ल पाश्चात्य यानी अर्थात पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, तो दूसरा प्राचीन शिक्षा का समर्थक था। तो प्राच्य दल अर्थात प्राचीन दल जो था, यह हिंदू एवं मुस्लिमों के पुराने साहित्य को पुनरुत्थान को अधिक महत्व देते थे। क्या देते थे? हिंदू और मुस्लिमों के पुराने साहित्य के पुनरुत्थानों को अधिक महत्व देते थे तथा यह लोग विज्ञान का अध्ययन ऐसी भाषा में कराना चाहते थे जो आम भारतीयों के लिए सहज हो। और इसके समर्थक कौन कौन थे? प्राच्य दल के समर्थक वॉरेन हेस्टिंग एवं लॉर्ड मिंटो थे। तो प्राच्य दल जो प्राचीन का भाषा का या प्राचीन लोगों का जो दल था, उसके समर्थक वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मिंटो, ये दोनों थे। अब पाश्चात्य दल जो थे, यह भारतीय जनमानस को अंग्रेजी भाषा का माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा से परिचित कराना चाहते थे। कौन भाषा से? अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा से परिचित कराना चाहते थे भारतीयों को। इसका समर्थन कौन करता था? नेतृत्व मुनरो, मैकाले एवं एल्फिंस्टन करते थे। तो आपने देखा कि आंग्ल प्राच्य विवाद ये हो गया और इसमें मैंने आपको समझा दिया कि दो दल था और एक प्राच्य के लिए और एक पाश्चात्य दल था। अब बात करते हैं कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत जो था उसका अर्थ क्या होता है। तो पहला, शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए। ये ध्यान देंगे कि समाज के उच्च वर्गों को ही सिर्फ शिक्षा दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा जन सामान्य तक पहुंचे। मतलब अमीरों को शिक्षा दी जाए और उसके बाद उनके द्वारा जो भी शिक्षा नीचे पहुंचाया जाए वो जन सामान्य तक पहुंचे। इसको सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में ऑकलैंड ने लागू किया, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को। वुड डिस्पैच के लेकिन लागू होने तक इस सिद्धांत के तहत भारतीयों को शिक्षित किया गया था। तो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत क्या है? जिसमें शिक्षा समाज के सिर्फ उच्च वर्गों को ही दी जाती थी। आगे बात करेंगे वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र, जिसे वुड डिस्पैच भी कहते हैं, ये 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का
मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय शिक्षा का ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड का घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच को कहते हैं। इसको ध्यान देंगे, याद रखेंगे कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का महत्व और साथ ही साथ देसी भाषाओं के विकास का महत्व दिया गया, अर्थात ये दोनों भाषाओं को लेकर चला, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषाओं के विकास को भी महत्व दिया गया। प्राथमिक पाठशाला स्थापित की गई, जिले में हाई स्कूल स्तर के एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज खुले तथा विश्वविद्यालय स्थापित की गई, जिसमें एक कुलपति, एक उपकुलपति, सीनेट एवं विधि सदस्यों की व्यवस्था की गई। मतलब कहने का अर्थ है कि पूरा स्ट्रक्चर बनाकर शिक्षा को आगे बढ़ाने का कोशिश किया गया वुड के घोषणा पत्र में। 1855 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। 1857 ईस्वी में मुंबई, मद्रास तथा कोलकाता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए। 1947 से पूर्व भारत में कुल 19 विश्वविद्यालय थे। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि 1947 से पूर्व कितने विश्वविद्यालय थे, तो 19 विश्वविद्यालय थे। आगे बात करते हैं हंटर शिक्षा आयोग से। तो हंटर शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी, इसमें सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी, जिसका कार्य वुड का डिस्पैच जो घोषणा पत्र था वो शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना था। क्या वुड के घोषणा पत्र में जो शिक्षा में प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा के लिए हंटर शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे चीजों को। ध्यान से देखेंगे कि समीक्षा सिर्फ किस चीज की गई, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित थी ये समीक्षा करना। इस आयोग में 8 सदस्य भारतीय थे। महत्वपूर्ण सुझाव क्या दिया हंटर शिक्षा आयोग के द्वारा? दो प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था पर जोर दिया गया। एक, पहला व्यावसायिक एवं व्यापारिक शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया गया, और दूसरा साहित्य शिक्षा दिया जाए जिससे विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु सहायता मिले। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा पर बल, स्थानीय भाषा एवं उपयोगी विषय पर शिक्षा देने की सुझाव दिया गया, अर्थात उपयोगी विषय, जो विषय काम की हो उस पर स्थानीय भाषा में लोकल लैंग्वेज का भी यूज करने के लिए कहा गया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण जिला को सौंप दिया जाए, इसका सुझाव दिया गया। सुझाव के क्रियान्वयन के पश्चात प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सराहनीय परिवर्तन आए तथा स्कूलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो हंटर शिक्षा आयोग के में ये सुझाव के क्रियान्वयन जब उसको इंप्लीमेंट किया गया तो ये सब चीजें बहुत ही अधिक वृद्धि हुई, स्कूलों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में सराहनीय परिवर्तन आए। आइए आगे बात करते हैं विश्वविद्यालय आयोग का अधिनियम। तो ये 1901 ईस्वी का है विश्वविद्यालय आयोग का अधिनियम। इसमें भारत के वायसराय मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। उसने कहा था कि मैकाले की नीति देसी भाषाओं के विरुद्ध है। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। 1901 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका अध्यक्ष कर्जन द्वारा सर थॉमस रैलो को नियुक्त की गई थी। अब विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम की जो विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त की गई थी वो सर थॉमस को सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिन गुरदास बनर्जी आयोग में सदस्य के रूप में शामिल थे। ये दो भारतीय थे जो सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय आयोग का अधिनियम में शामिल थे, और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो गया। ये गठित कब हुई थी? 1901 में। पारित कब हुई? 1904 में। सिफारिशें या सुझाव कौन कौन दिया गया विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा? तो विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु प्रोफेसर एवं लेक्चरों की नियुक्ति होनी चाहिए, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय की स्थापना होनी चाहिए, विश्वविद्यालय के सुधार के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए पूरे 5 वर्ष तक की व्यवस्था की गई। ये सबसे अधिक शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। कर्जन ने पुरातत्व विभाग एवं कृषि विभाग की स्थापना की थी। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय में की गई। प्रथम शिक्षा महानिदेशक कौन था? WHW ऑरेंज, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सैडलर आयोग। सैडलर आयोग काफी इस कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया। इसमें भारतीय कौन कौन थे? याद रखेंगे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इस आयोग के सदस्य थे। सुझाव कौन कौन से थे? स्कूली शिक्षा 12 वर्ष तक की होनी चाहिए, इंटरमीडिएट महाविद्यालय कहलाने वाले शिक्षण संस्थान स्थापित होनी चाहिए, इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। इस सुझाव के बाद 1916 में बनारस विश्वविद्यालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़ और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये सैडलर आयोग भी 10+2+3 का सिफारिश कर रहा है। तो आगे बात करते हैं द्वैत शासन के अंतर्गत शिक्षा। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत शिक्षा विभाग को प्रांत एवं लोक निर्वाचित मंत्री के अधीन कर दिया जाए। केंद्रीय अनुदान व्यवस्था को बंद कर दिया गया, जिसके उपरांत प्रांतीय सरकार को शिक्षा हेतु धन उपलब्ध कराने में परेशानी हुई। तो द्वैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा जो है, केंद्रीय अनुदान यहाँ बंद हो जाने के कारण प्रांतीय सरकार को शिक्षा हेतु धन उपलब्ध कराने में काफी परेशानी हुई। अब बात करेंगे हॉटक समिति की। भारतीय परिनीति आयोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ने सर फिलिप हॉटक के नेतृत्व में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट होते हुए एक सहायक समिति का गठन किया था। आयोग ने मैट्रिक स्तर पर बल दिया। समिति के अनुसार ऐसे ही छात्रों को प्रवेश दें
एवं उसके लिए उच्च शिक्षा का व्यवस्था करें जो इसके योग्य हों। तो ये सब चीजें हॉटक समिति में कही गई है। अब आगे शिक्षा की वर्धा योजना, या सिर्फ वर्धा योजना बोल सकते हैं, ये महात्मा गांधी जी ने अपने हरिजन अर्थात जो बुक थी इनकी, जो लिखते थे हरिजन के अंकों में शिक्षा प्रणाली पर एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना में सर्वाधिक महत्व हस्त उत्पादन कार्यों को दे दिया गया, जिसके द्वारा अध्यापकों को वेतन की व्यवस्था किए जाने की योजना थी। इस योजना में विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में लगभग 7 वर्ष अध्ययन करने की योजना थी। तो वर्धा योजना आपने देखा कि ये महात्मा गांधी द्वारा एक योजना थी जो उन्होंने अपने हरिजन के अंकों में दी थी। अब बात करेंगे सार्जेंट योजना। सार्जेंट भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार थे। उन्होंने 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई तथा 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम रखा। ये सभी 10 जो है योजना, ये आप देख रहे हैं, तो यही 10 योजना, ये 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल का समाप्त हो गया। तो जो ये 10 योजना मैंने आपको बताया वो ब्रिटिश काल के समय का योजना था। और अब जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है मैं आपको दिखाता हूं। तो हम लोगों ने ये सार्जेंट योजना तक इस भाग में पढ़ा है, पार्ट 1 में। नोट्स बना लेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो पार्ट 2 हमारा होगा उसमें राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति, आचार्य राममूर्ति समिति, यशपाल समिति और नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब करें। कोई प्रतिक्रिया देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये बहुत शिक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, भारत में शिक्षा का उदय एवं विकास। और इस पर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।